IAS ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए कर रही हूँ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर का पार्ट 1 ज्योग्राफी का लेक्चर है। ये एग्रीकल्चर एग्जैक्टली है क्या? एग्रीकल्चर जो है ये एक साइंस और आर्ट है। इसमें हम फसलें भी उगाते हैं और साथ में हम पशुपालन भी करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि केवल फसल उगाना जो है वो कृषि कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पशुपालन भी कृषि का हिस्सा है। तो कृषि क्या है? कृषि मिट्टी पर खेती करने की कला है जिसमें फसलों को उगाना और पशुपालन दोनों शामिल है, और हम इसको कृषि को खेती भी कहते हैं। ओके, इसमें ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ये सभी जो है ये शामिल हैं। बीज, उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर, मशीनरी और लेबर, ये सभी जो है ये इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं जो हमें देने पड़ते हैं। और लेबर, ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए आप, एंड लेबर, प्लाविंग होता है आपका, प्लाविंग होता है हल जोतना। ओके, सोइंग होता है बीज बोना, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, ये सभी जो है ये हमारे इंपॉर्टेंट आपके इनपुट्स हैं। बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रम, जुताई, बुवाई, सिंचाई, खुरदुआ और कटाई आदि कृषि में महत्वपूर्ण योगदान है। इन सभी चीजों का ये इंपॉर्टेंट है। इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर। फिजिकल इनपुट्स हमारे क्या क्या है? फिजिकल इनपुट्स, ओके, फिजिकल इनपुट्स में जो आपके रेनफॉल आती है, सनलाइट आती है, फ्लैट और फर्टाइल लैंड होना चाहिए, सॉइल अच्छा होना चाहिए। जो इनपुट्स आदमी देता है, ये तो सारे के सारे जो थे हमारे नेचुरल इनपुट्स थे। अब उसके बाद जो ह्यूमन बींग्स देते हैं इनपुट, वो फर्टिलाइजर डालते हैं, कैपिटल लगाते हैं, फार्मिंग के टूल्स लेकर आते हैं, थ्रेशर लेकर आए, ट्रैक्टर लेकर आए, बीज डालते हैं, वो लेबर, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, हर्बिसाइड, ये सारे जो है ये ह्यूमन की ओर से इनपुट्स दिए जाते हैं। पहले ये इनपुट्स होते हैं, उसके बाद ये सारी जो है ये प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में। हल जोतना, बीज बोना, सिंचाई करना, फर्टिलाइजिंग, खाद डालना, हार्वेस्टिंग, फाइनली आपका फसल काटना, ये सारी आपकी प्रोसेसेस हैं। उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट में क्या आता है? आउटपुट में आपके दुनिया भर के फ्रूट्स आते हैं, दुनिया भर के वेजिटेबल्स आते हैं, फूड ग्रेन्स आते हैं, फॉडर फॉर द क्रॉप्स आता है, ये सारा आउटपुट है। और उसके बाद फिर कैश अर्न्ड फ्रॉम सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस। तो और हम जितनी भी चीजें खाते हैं वो किसकी देन है? वो एग्रीकल्चर की ही देन है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये तो आप जरूर मानेंगे कि इतनी बड़ी जनसंख्या को खाना कहां से खिलाएंगे अगर कृषि नहीं करेंगे तो। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है। 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। हमारी जो इतनी बड़ी आबादी है उसका जो 2/3 है वो आज भी कृषि के कामों में लगा हुआ है। एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जिनमें कि सीधे हम जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर से ले रहे हैं। मछली पकड़ना प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, हम सीधे नदियों से मछलियां पकड़ रहे हैं। माइनिंग प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम टुडे। फूड ग्रेन्स के अलावा एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। जैसे रबर इंडस्ट्री के लिए वो रबर प्रोवाइड करता है, ओके, और इसके अलावा आपकी जो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए वो कॉटन प्रोवाइड करता है। तो हमारी बहुत सी इंडस्ट्री के लिए एग्रीकल्चर जो है रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर या सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में डिवाइडेड है। और ये जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में डिवाइडेड है। तो जो हमारी फार्मिंग है पहले तो उसकी 2 कैटेगरीज हैं, वो कौन कौन सी है? सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसमें जो बेसिक पर्पस होता है जो किसान है वो अपने परिवार के लिए उगा रहा है, ठीक है। और ये जो कमर्शियल फार्मिंग है, कमर्शियल का मतलब हिंदी में क्या है? वाणिज्यिक खेती। वो जो खेती कर रहा है वो बाजार में बेचने के लिए कर रहा है। इसमें वो उसका प्राइमरी पर्पस जो है बाजार में बेचना नहीं है, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में उसका जो प्राइमरी पर्पस है वो बाजार में बेचना है। अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि एग्जैक्टली एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या है, एग्रीकल्चर में इनपुट्स क्या है, आउटपुट्स क्या है, मैन मेड इनपुट्स क्या है, नेचुरल इनपुट्स क्या है, डिफरेंट प्रोसेसेस क्या है। और अब हम देख रहे हैं कि कितने प्रकार की आपकी कृषि होती है, कितने प्रकार की आपकी फार्मिंग होती है। सबसिस्टेंस है और कमर्शियल है, और सबसिस्टेंस जो है वो 2 में आपकी डिवाइडेड है। अब हम करते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस का एक हमने देखा, एक कैटेगरी हमारी कौन सी है? एक हमारी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस की कैटेगरी है ए वाली, और दूसरी है हमारी इंटेंसिव सबसिस्टेंस। तो हम यहाँ पर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस देखते हैं।
जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है उसको हम कहते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह खेती। जीविका निर्वाह का मतलब क्या हुआ कि जितना आपके जीवन के लिए चाहिए खाने पीने के लिए उतनी ही खेती हो रही है बस, इसलिए क्योंकि केवल उतना ही चाहिए जितना कि किसान और उसके परिवार की आवश्यकता है। तो इसलिए ये स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पर प्रैक्टिस की जाती है। जो किसान इसको करते हैं उनके पास बहुत बड़े प्लॉट ऑफ लैंड नहीं होते हैं, उनके पास छोटे छोटे प्लॉट होते हैं, उनके पास बहुत ही पुराने जमाने के औजार होते हैं, ओके, उनके पास बहुत ही पुराने जमाने का कोई खुदाई उपकरण होगा, ओके, और उसके बाद जो परिवार है वो सभी लोग मिलकर उस छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड में काम करेंगे। इसको हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहेंगे। ये लोग अधिकतर सिंचाई के लिए मॉनसून पर निर्भर होंगे और ये कोई एडिशनल फर्टिलाइजर वगैरह नहीं डालेंगे बाहर से। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस, इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, काटना और जलाना, ठीक है। इट इज अ स्लैश एंड बर्न। जो हमारा काटना और जलाना स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है या जो झूमिंग है वो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का एक उदाहरण है। इसके बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। स्लैश एंड बर्न में क्या होता है, स्लैश एंड बर्न में एक जो पैच ऑफ लैंड होता है उसको क्लियर कर दिया जाता है और उसके बाद उस पर थोड़ी सी फसल उगाई जाती है और उसके बाद फिर वो जो फसल उग रही है वो एक परिवार का पेट पालने के लिए बस काफी होती है। एक बार ऐसा लगता है कि इस प्लॉट की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो गई है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, एक नया प्लॉट ऑफ लैंड ढूंढा जाता है, उसके ऊपर से पेड़ वगैरह काट दिए जाते हैं, जो शेष रह जाते हैं वो जला दिया जाता है और फिर उसके ऊपर खेती की जाती है। तो इस तरह की खेती को हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फिर झूमिंग, और ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का एक उदाहरण है। ये देखो, ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की एक पिक्चर है। जो पेड़ हैं वो काट दिए जाते हैं, फिर जो बच्चे कुचे रह जाते हैं उनको जला दिया जाता है। जो नीचे का देखो, जब पेड़ कट जाते हैं तो इस तरह से नीचे का पोर्शन होता है ना जिसको हम स्टंप कहते हैं, तो ये जला दिया जाता है। इससे सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और फिर उस एरिया में कुछ सालों के लिए खेती होती है। जब लगता है कि इस सॉइल की फर्टिलिटी अब उतनी नहीं रही तो फिर किसान जो है वो आगे बढ़ता है और इस तरह की जो कृषि है वो प्रैक्टिस की जाती है ट्राइबल एरियाज में, माउंटेनस रीजन्स में। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के फीचर्स क्या क्या हैं? यहाँ पर लैंड प्रोडक्टिविटी कम होती है क्योंकि हम किसी भी प्रकार का कोई मॉडर्न फर्टिलाइजर या मॉडर्न इनपुट वगैरह यूज नहीं करते हैं। देश के अलग अलग भागों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहां पर हम इसको झूमिंग कहते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूमिंग है ये। मणिपुर में ये पामलू है और छत्तीसगढ़ की बस्तर डिस्ट्रिक्ट में अंडमान निकोबार में इसको दीपा कहा जाता है। बेवार और दहिया इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश में, बेवर और दहिया। इसको पोडू और पेंडा कहा जाता है आंध्र प्रदेश में, और पमाडबी, कोमन और ब्रिंगा ये इसको कहा जाता है उड़ीसा में। कुछ और नाम है यहाँ पर देखते हैं। वेस्टर्न घाट्स में हम इसको कुमारी कहते हैं, ओके। वाले या वाल्ट्रे इसको हम कहते हैं साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। खिल इसको कहा जाता है हिमालयन बेल्ट में, और कुरवा कहा जाता है इसको झारखंड में। और ऐसा नहीं है ये केवल भारत में ही होती है, ये और भी दुनिया के बहुत से हिस्सों में होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। इसको कॉनो के नाम से जाना जाता है वेनेजुएला में। रोका कहा जाता है ब्राजील में। सेंट्रल अफ्रीका में हम इसको मासोली, और इंडोनेशिया में लादांग, और वियतनाम में रे के नाम से जानते हैं। यह है हमारी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसके बाद हम इसी सबसिस्टेंस फार्मिंग में सेकंड कैटेगरी पर चलते हैं। सेकंड कैटेगरी है हमारी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग भाई। ये जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है ये उन एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है जहां पर लैंड के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा और लैंड है हमारा कम। इट इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है where high doses of biochemical inputs and irrigations are used for obtaining higher production. Okay, ये कहां पर होती है? ये होती है हाई पॉपुलेशन एरियाज में। ये लेबर इंटेंसिव है, बहुत जबरदस्त काम किया जाता है खेतों में। देखो होता क्या है कि प्लॉट ऑफ लैंड तो है कम,
पॉपुलेशन है हमारी जबरदस्त हाई, हम इस प्लॉट ऑफ लैंड से जो मैक्सिमम आउटपुट है, जो ज्यादा से ज्यादा हम ले सकते हैं, हम वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में यही तो प्रैक्टिस की जाती है। तो ये थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में, मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में ये प्रैक्टिस की जाती है। इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से आपके इनपुट्स डाले जाते हैं, इरिगेशन प्रोवाइड की जाती है, मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाल पाना ही हमारा मेन टारगेट होता है। ओके, इंटेंसिव सबसिस्टेंस वेट राइस, ये देखो आपको एक फील्ड दिखाई गई है, सीढ़ी नुमा खेत है हमारा ये, और यहां पर धान की फसल लगाई गई है। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? कमर्शियल फार्मिंग का मेन फीचर ये है, इसको हम वाणिज्यिक खेती कहते हैं हिंदी में, और इसका मेन फीचर ये है कि बाजार के लिए खेती की जा रही है। किसान जो है वो अपनी फसल को ले जाकर बाजार में बेचेगा। मेन फीचर क्या है इसका? हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स होते हैं इसमें, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं, पेस्टिसाइड यूज होते हैं, और हमें चाहिए हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेड फॉर सेल, बिक्री करने के लिए है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। कमर्शियल नेचर ऑफ क्रॉप वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जैसे देखो, अगर चावल को आप हरियाणा और पंजाब में उगाते हैं तो वहां पर चावल जो है, धान जो है, वो कमर्शियल क्रॉप है, क्योंकि उसको बेसिकली आप मार्केट कंजम्पशन के लिए उगा रहे हैं। लेकिन अगर इसी चावल को आप उड़ीसा में उगाते हैं तो वहां पर तो ये पहले परिवार के खाने के लिए है, तो वहां पर ये हो जाएगा सब्सिस्टेंस टाइप। तो एक ही फसल जो है वो एक क्षेत्र में कमर्शियल क्रॉप कहलाएगी और दूसरे क्षेत्र में वो सब्सिस्टेंस क्रॉप कहलाएगी। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में हमारी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग आती है, जिस प्रकार से प्रेरीज में खेती की जाती है, उसको दुनिया का इट इज कॉल्ड द व्हीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग। और उसके बाद हमारी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर में चाय लगाई जा सकती है, कॉफी लगाई जा सकती है, प्लांटेशन में उसके बाद रबर लगाई जा सकती है। एक ही फसल लगाते हैं पर हम सबसे बढ़िया क्वालिटी की फसल देने की कोशिश करते हैं, और ये मार्केट कंजम्पशन के लिए है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, इसमें व्यवसायिक उद्देश्य के लिए फसलें उगाई जाती हैं, और गेहूं और मक्का इसका जबरदस्त एग्जांपल है। मेन एरियाज दुनिया में जहां पर ये कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है वो है आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। यहां पर आपके प्रेरीज हैं, और ये जो प्रेरीज हैं बहुत ही जाने माने जाते हैं ये फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ये देखो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? मिक्स्ड फार्मिंग में लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक टूगेदर। भूमि का इस्तेमाल खाद्य और चारा फसलें, चारा फसलें किसके लिए होती हैं? चारा फसलें जो हैं वो पशुओं के लिए होती हैं। भूमि का इस्तेमाल खाद्य और चारा फसलों और पशुओं के पालन के लिए किया जाता है। इसको यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ें पाली जाती हैं, ओके, और उसके बाद हमारे अर्जेंटीना वगैरह में भी आपकी अच्छा खासा एरिया है, ये जाना जाता है फॉर लाइव स्टॉक। तो यहां पर मिक्स्ड फार्मिंग होती है आपकी। मिक्स्ड फार्मिंग में हम क्या करते हैं? दोनों को मिक्स करते हैं। हम फसलें भी उगाते हैं, और जो हम फसलें उगाते हैं उसमें साथ में हम अपने पशुओं के लिए फॉडर भी लगाते हैं, चारा भी लगाते हैं, और साथ में हम जानवर भी पालते हैं। वो जानवर जिनको मार्केट में बेचा जा सके, उनके मीट के लिए, उनके फ्लैश के लिए, उनके मिल्क के लिए वो जानवर पालते हैं हम। फिर है हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर को हम बागान कृषि भी कहते हैं। इसमें हम एक ही फसल लगाते हैं, जैसे कॉफी लगाई तो सिर्फ कॉफी, गन्ना लगाया तो सिर्फ गन्ना, कैश्यू, काजू, रबर, बनाना, कॉटन इज ग्रोन इन अ लार्ज एरिया। कॉटन जो है ये आपकी कमर्शियल में भी आती है, ओके। जो द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है, ये ब्रिटिशर्स की देन है। इसमें चीप लेबर अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हमने चाय का बागान लगाया, तो उस चाय के बागान में पत्तियों को तोड़ने के लिए, जितनी ताजा ताजा पत्तियां आप तोड़ेंगे उतनी बढ़िया चाय बनेगी, ठीक है ना। तो ताजा पत्तियों को सवेरे सवेरे तोड़ने के लिए हमें बहुत सारा लेबर चाहिए, क्योंकि हाथ से पत्तियों को तोड़ना होगा। तो चीप लेबर जहां पर अवेलेबल था, ब्रिटिशर्स ने वहां पर इंट्रोड्यूस
किया प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जैसे इंडिया के दार्जिलिंग वाले एरिया में उन्होंने टी प्लांटेशंस लगाई। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री का। जहां पर ये चाय का बागान होगा वहां अंदर ही फैक्ट्री होगी, वहां पत्ते तोड़ने से लेकर पत्ते सुखाने, पत्तों को काटना, छांटना, उनकी ग्रेडिंग करना, उनको टेस्ट करना, उनको पैकेटों में पैक करना, सब कुछ अंदर ही होगा। आपका फिनिश प्रोडक्ट जो है वो वहां से बाहर आएगा और वो हाईएस्ट क्वालिटी का होगा, सबसे उच्चतम जो क्वालिटी है उसका वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये कॉम्बिनेशन है एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री का। आगे देखिए मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या हो रहा है? मिक्स्ड फार्मिंग में हम पशुपालन भी कर रहे हैं, हमने बत्तखें पाली हुई है और साथ में हम फसलें भी उगा रहे हैं। कमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक खेती। Plantations cover large tracts of land using capital intensive outputs with the help of migrant laborers. Its produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. हम कोशिश करते हैं कि या तो वहीं पर सब कुछ हमारा काम हो जाए वरना आसपास की फैक्ट्रियों में। Development of a transport network is thus essential for such फार्मिंग। जो मेजर प्लांटेशंस हैं वो पाई जाती हैं आपके ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में। जैसे मलेशिया में रबर प्लांटेशंस फेमस हैं, कॉफी बेहद फेमस है ब्राजील में, ब्राजील बहुत फेमस है कॉफी के लिए। टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये जो हैं ये फेमस है इंडिया और श्रीलंका में। ये देखो प्लांटेशन क्रॉप्स, आपको क्लियरली नजर आ रहा है कितना सिस्टमैटिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड है ये प्लांटेशन क्रॉप्स। एक ही फसल लगाई जाएगी आपकी और इंडस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर फसल का ये कॉम्बिनेशन है। क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। भारत में कौन कौन सी ऋतुओं में क्या क्या बोया जाता है अब हमें ये जानने की जरूरत है। भारत में क्लियरली हमारे 3 क्रॉपिंग सीजन है, 3 सीजन होते हैं। ठीक है, भारत में फसली ऋतुएं कितनी ऋतुएं होती हैं? 3। राबी सीजन, खरीफ सीजन, जायद सीजन। ठीक है, राबी, खरीफ और जायद इन द नॉर्दर्न एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। But this distinction in the cropping season does not exist in southern parts of the country. Clearly ये जो 3 सीजन है आपके, ये आपको क्लियरली विजिबल होंगे, इनकी विजिबिलिटी बहुत जबरदस्त है नॉर्दर्न इंडिया में, सदर्न पोर्शन में नहीं है। कारण क्या है? हाई टेम्परेचर इज एनफ टू ग्रो ट्रॉपिकल क्रॉप्स ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ द ईयर प्रोवाइडेड द मॉइस्चर इज अवेलेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नॉर्दर्न इंडिया क्या है, नॉर्दर्न इंडिया जो है वो जो है वहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, गर्मियों में बहुत गर्मी होगी, सर्दियों में बहुत सर्दी होगी। ठीक है, लेकिन जो हमारी सदर्न इंडिया है वहां पर आपका मॉडरेट इन्फ्लुएंस रहता है। तो अगर आप मॉइस्चर अवेलेबल करा दे, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करा दे तो साल भर आपका मौसम ठीक ही रहता है, ना तो बहुत गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा ठंड होती है। Therefore in this region same crops can be grown thrice in an agricultural year provided वहां पर सॉइल मॉइस्चर आपका अवेलेबल हो। तो अब हम बात करेंगे आपके रबी, खरीफ और जायद सीजन की। रबी सीजन जो है आपका, इसमें जो सोइंग टाइम होता है, देखो रबी को आप याद रखना वीट से। ओके, रबी को आप याद रखना वीट से, गेहूं की फसल से। गेहूं की फसल कब बोई जाती है? दिवाली के आसपास बोई जाती है। और दिवाली कब आती है? आपके अक्टूबर नवंबर में आती है। तो इसका जो सोइंग टाइम है वो आपका अक्टूबर टू दिसंबर है और फिर इसको करीब 4-5 महीने लगते हैं, अप्रैल या जून में ये काट ली जाती है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब हम बिल्कुल छोटे हुआ करते थे और नानी के घर जाया करते थे गर्मी की छुट्टियों के लिए, तो उस टाइम में ये फसल काटी जाती थी, गेहूं की फसल। क्रॉप्स ग्रोन, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो आती हैं राबी सीजन में? आता है आपका गेहूं, वीट, बार्ली, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। गेहूं की फसल, जौ की फसल, मटर, चना और सरसों। ठीक है, कौन से राज्य हैं जो ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं? आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये हैं जो कि इन फसलों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ऑल्सो, क्योंकि जो आपका नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से विंटर सीजन में भी कुछ कुछ बारिश हो जाती है जो कि गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। और इन एरियाज में पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत अच्छा असर देखने को मिला, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में देखने को मिला, पार्ट्स ऑफ राजस्थान में देखने को मिला है। तो ये वाला जो सारा बेल्ट है यहां पर गेहूं की फसल जो है वो बहुत अच्छी होती है। ये देखो राबी क्रॉप्स हमारी कौन कौन सी है? अभी हमने बात की, मटर हमारी राबी क्रॉप है, गेहूं हमारा राबी क्रॉप है, मस्टर्ड हमारी राबी क्रॉप है। तो ये सभी वो फसलें हैं जिनको आप अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोते हैं। दिसंबर तो क्या थोड़ा लेट ही हो जाता है, और अप्रैल से लेकर आपका जून तक इनका हार्वेस्टिंग सीजन होगा। तो रबी की फसल आपने जून में काट ली, अप्रैल से लेकर जून में काट ली।
फिर हमारी आती है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें हम कब बो रहे हैं? जुलाई में। वो वाली फसलें हमने कब काटी? वो वाली फसलें हमने काटी अप्रैल में। और ये वाली फसल हम कब बो रहे हैं? जुलाई में। और जैसे ही आपका मॉनसून का सीजन स्टार्ट होता है, बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है, बारिश कब शुरू होती है? जनरली जून के फर्स्ट वीक में जो केरल वाला क्षेत्र है वहां पर बारिश पहुंच जाती है, फिर धीरे धीरे बाकी के हिंदुस्तान में भी फैलती है। तो जैसे ही आपका मॉनसून सीजन शुरू होता है, पहली बारिश हो जाती है, उसके बाद जुलाई के महीने में हम खरीफ की फसलें बोते हैं। और उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3-4 महीनों में फसलें पक जाती हैं। तो सितंबर अक्टूबर में हम इस फसल को काट लेते हैं। और इनमें जो मेन फसल है आपकी वो है धान, पैडी। पैडी पानी, चावल को आपने जरूर सुना होगा कि इसको खड़ा पानी चाहिए। अब अगर खड़ा पानी चाहिए तो जाहिर सी बात है मॉनसून सीजन में ही ये होगा, राइट। तो पैडी, मेज मतलब मक्का, आपका ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, ये सभी जो है हमारी दालें हैं, पल्सेस हैं ये। कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन, ये जो है ये हमारी खरीफ की फसलें हैं। ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, कहां बोई जाती हैं? असम, बंगाल, कोस्टल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये बोई जाएगी। बल्कि असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में तो जो धान की फसल है उसके साल में 3 उसकी क्रॉप्स होती हैं। ओके, 3 बार ये बोई जाती है। औस, अमन और बोरो के नाम से जानी जाती है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 किस्में हैं, औस, अमन और बोरो। एक वर्ष में ये 3 जो हैं 3 आपके प्रकार की धान ये उगाई जाती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है हमारी खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें में जैसे मैंने बताया ग्राउंडनट्स आते हैं, हमारी विभिन्न प्रकार की दालें आती हैं। ये मैं बहुत खाती हूँ, ये दाल स्प्राउट्स करके हम इसको खाते हैं, आप में से बहुत लोग खाते होंगे। फिर सनफ्लावर इसी में आता है, आपका धान इसी में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मेज, मक्का इसी में आती है। तो ये सभी जो है हमारी ये खरीफ की फसलें हैं। राबी था, ठीक है, उसके बाद हमारा खरीफ था और बीच में हमारा एक जायद है। तो अभी जायद के बारे में बात करनी बाकी है। जो राबी फसलें थी हम उसको कौन से महीने में काट रहे थे? हम उनको अप्रैल मई के महीने में काट रहे थे। और खरीफ की फसलें हम कब बो रहे थे? इसको हम जुलाई, ऑन बिगिनिंग ऑफ मॉनसून में बो रहे थे। तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक, अप्रैल के बाद आपका मई, जून, करीब 2-3 महीने का ये जो पीरियड है, इसमें बीच में लगाई जाती हैं आपकी ज़ैद फसलें। ठीक है, क्रॉपिंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन। बुआई और कटाई का समय क्या है? रबी और खरीफ के बीच में। और इसमें हम क्या लगाते हैं? इसमें लगाते हैं हम सीजनल। सीजनल का मतलब मौसम के अनुसार वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। अब उसमें तरबूज लगता है, खरबूजा लगता है, ककड़ी, और उसमें गन्ना नहीं होगा, आई एम सॉरी, इसको काट दिया जाए। उसमें आपका ककड़ी होगी, उसमें आपका कुकुम्बर होता है, कुकुम्बर को हम हिंदी में कहते हैं खीरा। वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, वो सभी जो हैं वो इसी सीजन में आपकी लगाई जाती हैं और ये फटाफट आपकी तैयार हो जाती हैं 2-3 महीने में पूरी तरह से रेडी। इनको हम क्या कहते हैं? जायद क्रॉप्स। ये सभी ज़ैद क्रॉप्स हैं। करेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु वांट टू बिकम थिन, करेले का जूस। वाटरमेलन, मस्क मेलन, मस्क मेलन होता है आपका खरबूजा, कुकुम्बर, ककड़ी जो है, भिंडी, ये सभी ज़ैद क्रॉप्स में आते हैं। क्रॉप क्लासिफिकेशन, फसलों का वर्गीकरण। क्रॉप्स को कैसे हम किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, अब हम उस बारे में बात करते हैं। क्रॉप्स को हम सबसे पहले तो फूड क्रॉप्स आती हैं हमारी। फूड क्रॉप्स में वो सभी चीजें जो हम खाते हैं वो आएगा, जिसमें चावल आता है, जिसमें आपका गेहूं आता है, मक्का आती है, मिलेट्स आते हैं, दालें आती हैं, अनाज आता है। ये सभी फूड क्रॉप्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? खाद्य फसलें। उसके बाद कैश क्रॉप आती हैं। कैश क्रॉप कौन सी क्रॉप है? ये वो वाली क्रॉप्स है जिनको हम खाते नहीं है, इनको ले जाकर बाजार में बेच देते हैं और फिर फाइनली बाजार में इनके बदले में हमें कैश मिलता है, नगद मिलता है, इसलिए हम इनको कहते हैं नगदी फसलें। इसमें आता है आपका कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको। टोबैको को हम क्या कहते हैं हिंदी में? तंबाकू। तिलहन, मूंगफली, अलसी, तिल, अरंडी, इन सब से जो है आपका तेल बनता है, सरसों, ये सभी जो आते हैं ये कैश क्रॉप्स में आते हैं। फिर हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स है। प्लांटेशन के क्रॉप्स के बारे में आपसे बात कर ही चुकी हूँ कि एक ही फसल लगाई जाती है पूरे बागान में, इसलिए हम इनको बागानी फसलें कहते हैं। इसमें चाय, कॉफी, नारियल,
नारियल के बाद सुपारी, रबड़, मसाले, मसालों में इलायची, मिर्च, अदरक, हल्दी, ये सभी फसलें हैं। फिर है हमारी हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स। हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स में जनरली हमारे सब्जियां आती हैं। इसमें प्याज, टमाटर, फल भी लगाए जाते हैं। एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, सिट्रस फ्रूट्स। देखो इंडिया में इतनी ज्यादा वैरायटी है टेम्परेचर में, सॉइल्स में, कि ऑलमोस्ट हर प्रकार की जो फसल है वो आप भारत में पाएंगे। इसके अलावा जो क्रॉप क्लासिफिकेशन है वो क्लाइमेट के आधार पर भी है। इससे पहले वाला क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर था कि किस टाइप की प्रोड्यूस हो रही है, फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप और हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स। यहां पर हम क्या देखते हैं, क्लाइमेट के आधार पर। क्लाइमेट के आधार पर वो वाली फसलें जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्रॉप्स कहलाती हैं, इनको वो तापमान चाहिए, वो रेनफॉल चाहिए जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया में पाया जाता है। ये कैसा एरिया है, ये वो वाला एरिया है जहां पर सरप्लस हीट होगी, क्योंकि सूरज की सीधी किरणें इसी एरिया में पड़ती हैं, तो यहां पर सरप्लस हीट होगी। वो आपकी रेनफॉल भी अच्छी होगी, क्योंकि हीट होने की वजह से इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो रेनफॉल होगी। तो क्रॉप्स ग्रो वेल इन वार्म एंड हॉट क्लाइमेट। यहां पर आपका चावल, शुगर केन, ज्वार, ये सभी फसलें जो हैं ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्रॉप है। रबर भी जो है एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्रॉप है। लेकिन इसके बाद है हमारा टेम्परेट क्लाइमेट क्रॉप। टेम्परेट क्लाइमेट क्रॉप्स को इतनी गर्मी और इतनी बारिश नहीं चाहिए। शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें, ये वो फसलें हैं जिनको कूल क्लाइमेट चाहिए, ठंडा, ठीक है, बिल्कुल ठंडा नहीं पर ठंडा। इसमें आपका व्हीट आता है, ओट्स आता है, ग्राम, पोटैटो एंड एप्पल। एप्पल कहाँ होता है, एप्पल हिमाचल प्रदेश में होता है, जो ठंडे एरियाज होते हैं। तो यह है आपकी क्रॉप क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन। कौन से मौसम में उग रही है वो, कौन सा सीजन है उसका उगने का। जैसे कि हम बात कर चुके हैं खरीफ या रेनी या मॉनसून क्रॉप्स, उसमें कॉटन, राइस, ज्वार और बाजरा आता है, और ये सभी वो वाली फसलें हैं जिनको हम जुलाई की शुरुआत में बोते हैं। राबी, जिनको हम विंटर क्रॉप्स कहते हैं, ये कोल्ड सीजन क्रॉप्स हैं। इसमें आपका गेहूं, चना, सनफ्लावर और बार्ली, ये सभी आते हैं। फिर हमारी समर या जैद क्रॉप्स है, जिनमें ग्राउंड नट्स, वाटरमेलन, पंपकिन, कद्दू, लौकी वॉकी, वो सब कुछ इसमें आपका आता है। क्रॉप क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ द क्रॉप, ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप्स, कितने समय में वो जो फसल है वो तैयार हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने समय में वो फसल तैयार हो रही है। अ क्रॉप कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन वन सीजन। एक सीजन, हम 3-4 महीने को हम एक सीजन कह रहे हैं, एक सीजन में वो पूरी तरह तैयार हो जाएगी। जैसे कि राइस, ज्वार और व्हीट। तभी तो हमने देखा कि असम के कुछ हिस्से ऐसे थे, बंगाल के कुछ हिस्से ऐसे थे जहां पर राइस की फसल को हम 3 बार लगा रहे थे साल में। क्यों, क्योंकि 3-4 महीने में वो कंप्लीट हो रही थी। 2 सीजनल क्रॉप्स, ये वो क्रॉप्स हैं विच कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 सीजन्स। इनको तैयार होने में हमारे 6 से 8 महीने लगते हैं। कॉटन, टर्मरिक, जिंजर, ओके, कपास, हल्दी और अदरक इस कैटेगरी में आते हैं। फिर हमारी एनुअल क्रॉप्स हैं, वार्षिक फसलें। ये वो क्रॉप्स हैं विच रिक्वायर 1 फुल ईयर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, और इसमें आपका गन्ना आता है। अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जो फसलें हैं ये 1 वर्ष लेती हैं। बाइनियल क्रॉप्स, इनको 2 साल लगते हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। इसमें आपका बनाना आता है और पपाया आता है। फिर उसके बाद हमारी पेरिनियल क्रॉप्स हैं। वो क्रॉप्स आप उनको एक बार लगा दीजिए, सालों साल फसलें देती रहेंगी। आम का पेड़ आज लगा दिया, वो 30 साल बाद भी आपको आम दे रहा होगा। पपीता लगा दिया, वो 30 साल बाद भी आपको पपीता दे रहा है, ठीक है। लेकिन पपाया जो है हमारा वो बाइनियल था, वो पेरिनियल नहीं था, ठीक है। तो मैंगो, गुआवा, ओके, चाय जो है हमारे टी प्लांटेशंस में जो टी लगाई जाती है, ये आपको उसके बाद सालों साल फसलें देते हैं। क्रॉप क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वाटर अवेलेबिलिटी, वो कौन सी क्रॉप, पानी के आधार पर हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया, पानी की उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण। रेन फेड, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेनली बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रेन वाटर। इसमें ज्वार, बाजरा और मूंग आता है। क्रॉप्स कल्टीवेटेड विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन वाटर, इसमें मिर्च, गन्ना, बनाना, पपाया एटसेट्रा, ये सभी चीजें आती हैं। तो लास्ट में हमने क्रॉप्स को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, क्रॉप्स का किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, वो सब कुछ किया। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।